जब संतोष वर्मा जी गलती मान रहे हैं अपनी, तो गलत व्यक्ति के साथ आप लोग खड़े क्यों हैं? मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक पत्र लिखा है केंद्र को कि ऐसे आईएएस को बर्खास्त करना चाहिए। जो एक स्पेसिफिक समाज को लेकर, जो बहन बेटियों को लेकर बोला गया है, क्या आपकी नजर में उस पर माफी नहीं मांगना चाहिए संतोष वर्मा जी को? संतोष वर्मा जी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा। एक व्यक्ति 85 नंबर ला रहा है और उसके बलबूते पर भी उसको डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलती, वो इलाज नहीं कर सकता। 40 नंबर वाला व्यक्ति जो है वो किसी को भी उल्टा सीधा इंजेक्शन ठोक के ऊपर वाले तक पहुंचा देगा। मुझे आप बताइए कि कौन से ऐसे आदिवासी डॉक्टर ने या एससी के डॉक्टर ने, दलित डॉक्टर ने किसी को इंजेक्शन लगा दी हो डॉक्टर ने और वो मृत्यु हो गई उसकी। गांव की स्थिति आप देखिए, गांव में आज भी कई जगह ऐसी है जहां पर आदिवासियों को, दलितों को दूर से पानी दिया जाता है, दूर से उनको दूसरे कप में, फूटे हुए कप में उनको चाय पिलाई जाती है। पीली साफी आप लोग पहनते हैं, इसका क्या मतलब है? ये जो पीली साफी क्यों चुनी है? कोई दूसरा कलर क्यों नहीं हो सकता था इसका? जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप बतंगड़ देख रहे हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो जेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले लोकेश मुजालदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोकेश जी से भरपूर सवाल होंगे, खुले मंच पर बैठे हैं तो खुले सवाल होंगे। और सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप 18 जनवरी को जो आंदोलन करने वाले हैं उसकी क्या भूमिका रहेगी, किस बेसिस पर आप आंदोलन करने वाले हैं, क्या क्या मांगे हैं, प्लीज आप बताइए। जी, सबसे पहले तो बतंगड़ को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप जमीन पर उतरकर जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं और बहुत अच्छे से कवरेज करके सरकार तक हमारा संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आईएएस संतोष वर्मा जी जो अजाक्स के प्रांताध्यक्ष हैं, उनका मुद्दा और उनके बयान को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है और लगातार अभी 1 महीने से वो उन मुद्दों पर गहमागहमी बनी हुई है। हम लोग संतोष वर्मा जी के समर्थन में, साथ ही साथ एसटी एससी ओबीसी के बैकलॉग पदों की भर्ती, प्रमोशन में आरक्षण जो रुका हुआ है और 13% जो होल्ड ओबीसी का है उसको हटाने के लिए, और 5वीं अनुसूची जिसको लेकर जेएस का निर्माण हुआ कि जल्द से जल्द जमीन की हम लोग बात करेंगे। इन तमाम प्रमुख मुद्दों को लेकर हम लोग 18 जनवरी 2026 को भोपाल में एक बड़ा संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन कर रहे हैं। और उस महाआंदोलन में पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग राज्यों से संगठनों के प्रमुख लोग पहुंच रहे हैं। जेएस के नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा है जिसमें भीम आर्मी, ओबीसी महासभा और जितने भी एसटी एससी ओबीसी के अनुसांगिक संगठन बने हुए हैं वो सभी वहां पर आकर अपने हक की बात करेंगे, संविधान को बचाने के शपथ लेने वाले हैं। और यह आंदोलन पूर्णतः सामाजिक होकर ये संविधान की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करने वाला कार्यक्रम होगा। संतोष वर्मा जी ने जिस प्रकार से अपने बयान में जो कहा है, वो कहा है कि समानता की बात की, उन्होंने रोटी बेटी के व्यवहार की बात की, लेकिन उनके बयान को जो तोड़ मरोड़ कर पेश करके उसका अर्थ अलग तरीके से निकाला गया। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि संतोष वर्मा जी के समर्थन में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं जी। संतोष वर्मा जी ने क्या किसी समाज की बहन बेटी को टारगेट नहीं किया था अपने बयान में? और यदि वही बयान कोई और व्यक्ति आपकी समाज की बहन बेटी को लेकर बोल देता तो क्या आप उसका समर्थन करते? देखिए, संतोष वर्मा जी ने स्पेशल टारगेट नहीं किया, एक व्यवस्थाएं जो बनी हुई है। आप भी जानते हैं कि अभी एक वर्ग जो है अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहता है, दूसरे वर्ग को शूद्र समझते हैं और नीची जाति का समझते हैं। हम लोग जो है, आज की तारीख में ऐसा नहीं है ना लोकेश जी, आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज देश आजाद हो चुका है, आज सभी हम 21वीं सदी के लोग हैं। आज की तारीख में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भैया हमको नीचा समझा जाता है या हमसे पानी भरवाया जाता है या जहां से पानी भरते हैं वहां से लोग अलग हट जाते हैं। पहले होता था, आज की तारीख में आपको लगता है कि आज भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आज उदाहरण के तौर पे आप राजस्थान का एक उदाहरण देखिए, जहां पर बच्चा मटके से पानी पी लेता है, उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है एक शिक्षक के द्वारा, सिर्फ इसी जातिगत घृणा के कारण। आज भी यह होता है। अनिल मिश्रा जो ग्वालियर के एडवोकेट है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान का निर्माता नहीं मान रहे, वो क्या कहते हैं, दलाल कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, भीख मंगा कह रहे हैं बाबा साहब को, जबकि दुनिया जानती है कि भारत का संविधान लिखने में किसने भूमिका निभाई है। तो ये बाबा साहब को क्यों कहा जा रहा है? ये तो देश के प्रधानमंत्री भी पूजा कर रहे हैं ना बाबा साहब की, तो उसका समर्थन नहीं करेंगे आप? बिल्कुल उनका समर्थन है, लेकिन वो अनिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं वो नहीं मान रहे ना। उन्होंने यहाँ पर इन बयानों को जिस तरीके से म्यूजियम से फैलाया, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, वो तो उन्होंने किया। भाई अगर आप 27 मिनट के भाषण को, आप पूरा संतोष वर्मा जी के भाषण को अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इनकी बातों को और आगे तक पहुंचाने की जरूरत है। ये व्यवस्था एक आईएएस अधिकारी है,
अब एक आईएएस अधिकारी पढ़ा लिखा होता है, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, नहीं वो तो और उन पर तो ये भी आरोप लग रहा है कि भैया फर्जी तरीके से बने हुए नहीं, वो सब गलत बातें हैं जो फर्जी तरीके के हैं। आरोप। आपने बिना जांच के कैसे बोल दिया कि गलत तरीके नहीं, से बने आपको मैं बता रहा हूँ ना कि बिना जांच के नहीं बोला है। जो जांच होना चाहिए ना उसके, आप मांग करो उसकी भी कि इनकी जांच भी नहीं, होना वो चाहिए। जांच हो चुकी भाई है। फर्जी आईएएस है आप कि ओरिजिनल आईएएस है, इसकी जांच नहीं होना चाहिए होना योगेश चाहिए, जी? होना चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ इसकी जांच होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसकी जांच पहले हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट से उस मामले में वो बरी हो चुके हैं, हाई कोर्ट से भी बरी हो चुके हैं। जिस मामले में उनको फर्जी ठहराया गया था वो जज की गलती थी, जज ने किसी से मिलकर उनको फर्जी बताने की कोशिश की, वो 6.5 महीने तक जेल भी रह के आए। उसके बाद जब डिसीजन आया तो पता चला कि संतोष वर्मा जी गलत नहीं थे, इनको आईएएस अवार्ड हुआ था, लेकिन जज ने जानबूझकर उनको आईएएस का अवार्ड नहीं दिया था, तो इसके कारण वो जज जो है उनकी नौकरी चली गई है, वो अभी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब हो चुका है, कोर्ट का नहीं डिसीजन तो है, मेरा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक पत्र लिखा है केंद्र को कि ऐसे आईएएस को बर्खास्त करना चाहिए। तो क्या जयस के जो लोग हैं, जयस के जो समर्थक है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार का समर्थन करेंगे, या फिर मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव की सरकार है उनका पुरजोर विरोध करेंगे? देखिए, हम लोग तो, सरकार ने अगर ये बर्खास्ती का जो ऑर्डर भेजा है ये बहुत गलत है, आपको जांच करनी चाहिए, उनके बयानों को पहले परखना चाहिए था, उनके बयान में क्या ऐसा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बातें कही गई है, नहीं तो या जो किसी के जो द्वारा ये एक फैलाया गया। स्पेसिफिक समाज को लेकर, जो बहन बेटियों को लेकर बोला गया है, क्या आपकी नजर में उस पर माफी नहीं मांगना चाहिए संतोष वर्मा जी को? संतोष वर्मा जी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, उन्होंने रोटी बेटी के व्यवहार की बात की, उन्होंने सीधा सीधा, देखिए आदिवासी लोग हैं हम नहीं तो लोग, किसी शर्मा समाज को उन्होंने ब्राह्मण समाज को टारगेट किया ना उसमें, ब्राह्मण वो समाज, उसको गलत नहीं मानेंगे आप? आप ये बताइए, जब रिश्ता होता है तो किसी पिता से उसकी बेटी का हाथ मांगना गलत है क्या? उन्होंने क्या कहा, मैं उनके शब्द बोलता हूं, हाँ उन्होंने कहा बिल्कुल। किसी ब्राह्मण, जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी का दान मेरे बेटे के लिए ना कर दे, यानी कि वो ब्राह्मण पिता से अपने बेटे के लिए हाथ मांग रहे थे, हम्म। यही हुआ ना, उस शब्द का मतलब समझिए ना आप। तो बेटी दान कन्यादान तो शब्द कहा जाता है। मतलब तो भाई साहब ऐसा है कि 10 मतलब निकाले जा सकते हैं। 10 मतलब 10 निकाले मतलब जाते, निकाल बिल्कुल। लीजिए आप, तो उसका सही कोई मतलब निकालने की जरूरत है उसकी। तो उस आप सही निकाल रहे हैं, लेकिन अगर मैं मान लो ब्राह्मण हूँ, जी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ब्राह्मण हूँ, हम्म, और अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि भैया ब्राह्मण समाज की बेटी हम्म। का जब तक मेरे बेटे से हाथ नहीं, वो शादी नहीं हो जाती, तब तक आरक्षण रहना चाहिए, तो एक समाज विशेष को टारगेट करना, क्या उसके लिए माफी नहीं मांगना चाहिए? क्या आप उसकी मांग नहीं करेंगे कि आपने एक समाज विशेष को टारगेट किया है? बिल्कुल टारगेट नहीं किया है, यही बात कहना चाहता हूं, उन्होंने किसी भी समाज को टारगेट नहीं किया, उन्होंने सीधे सीधे आरक्षण पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण करने की बात कही जा नहीं रही तो थी, उसका इसमें परिप्रेक्ष्य लेकर उन्होंने पूरा उदाहरण देकर समझाया। मैं फिर कह रहा हूँ, 10 सेकंड की क्लिप और 27 मिनट में बहुत अंतर है। अब 10 सेकंड की क्लिप सुनेंगे तो आपको हर बात गलत नजर आएगी। वो बेटी दान कन्यादान का यूज हम लोग आपस में जब रिश्ता होता है तब करते हैं, तो उसी बात को उन्होंने कहा तो वो गलत नजर आ रहा है। जब उसका उनका पूरा भाषण सुनेंगे तो आपको वो बात सही नजर आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार ने भी उनके वीडियो को देखा है, इसीलिए सिर्फ एक उन्होंने एक दबाव में, एक सजा के तौर पे उनको उनके डिपार्टमेंट से हटा दिया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ना तो फर्जी आईएएस है, वो अपनी काबिलियत पे, जब 1996 में, जब आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जब 1996 में उनकी भर्ती हुई थी, उन्होंने जनरल की सीट को फाइट किया था। वो आरक्षण, आरक्षित बोलते ना, आरक्षण से आया आरक्षण है, उनका इतना ज्ञान था, उन्होंने वो सीट फाइट करके एक सीट और बढ़ाई थी। तो वो वहां से निकले हुए व्यक्ति हैं। जब सरकारी स्कूल से पहुंचकर इतना टैलेंटेड होके वो जनरल की सीट फाइट कर सकते हैं, तो इस बात की समझने की जरूरत है कि उनके कहे हुए शब्द गलत नहीं थे, फिर भी उन्होंने खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को, अगर मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगा, फिर भी उन्होंने इसलिए खेद प्रकट किया कि वो जानते हैं, आईएएस अधिकारी वो जानते हैं कि सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए। अगर मेरी बातों का गलत मतलब निकालकर अगर सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, तो उन्होंने खेद प्रकट किया उस बात को लेकर। आप अच्छा। उनके वीडियो देखिए, आप 2 दिन बाद ही किसी पत्रकार महोदय वहां गए थे कोई, तो उनको उन्होंने स्पष्ट उन्होंने बाइट दी, कहा कि अगर मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ हुई तो खेद प्रकट नहीं, करते। पहले गलती कर लो फिर माफी मांग लो, ये अच्छा है नहीं, फिर। मैं कह रहा हूं ना जब कि संतोष ये, वर्मा जी गलती मान रहे हैं अपनी, तो गलत व्यक्ति के साथ आप लोग खड़े क्यों हैं? नहीं, गलती नहीं मान रहे हैं, वो मैं फिर कह आप रहा ही ने हूं। बोला, अभी आप ही ने तो बोला मैं कि वो फिर कह, माफी मांग रहा है। उन्होंने माफी कब मांगता है व्यक्ति? मैं अगर गलत नहीं हूं तो मुझसे कोई बोल दे माफी मांगने का, मैं तो नहीं देखिए, मांगूंगा भैया। हम लोगों का, मैं फिर बता रहा हूँ, हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, हम मानवतावादी लोग हैं, हम लोग कभी भी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। जब उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, अनिल मिश्रा द्वारा जब बार बार ये कहा गया कि उनकी गर्दन काट देंगे, फरसा लेकर जब निकले, तो उनको तो लगा, गर्दन काटने उनको के बात को लेकर डर गए थे वो, डर ये नहीं कह गए थे, सकते हैं? नहीं नहीं, डरे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए तो सही।
आप गर्दन काटने की जब बात करने लगे तो उनको लगा कि सामाजिक सौहार्द अगर मेरे शब्दों के कारण बिगड़ रहा तो मैं सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ूंगा, मेरे अगर माफी मांगने से चीजें अच्छी होती है, उनका खेद प्रकट करने से चीजें अच्छी होती है, तो उन्होंने खेद प्रकट कर दिया। उन्होंने अपनी गलती कुछ नहीं की, उन्होंने सामाजिक सौहार्द बना रहे इसलिए खेद प्रकट किया। और आप देखिए अनिल मिश्रा जैसे लोग सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं कि गर्दन काट देंगे, ये संविधान का उल्लंघन नहीं, ये म्यूजियम से पैदा नहीं कर रहे, ये एक व्यक्ति को, एक आईएएस अधिकारी को, एक आदिवासी समाज के अधिकारी को डायरेक्ट गला काटने की धमकी दे रहे हैं। उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? अच्छा, ये आपने आर्थिक आरक्षण की बात की कि हम इसके विरोध में, क्यों विरोध होना चाहिए इसका? जी देखिए, अभी आर्थिक आधार पे आरक्षण इसलिए क्योंकि आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व का मामला है, और प्रतिनिधित्व कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। हम्म। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि हर समाज जो जो जिस वर्ग का है उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज आप भारत देश में देखिए 85% जो जनसंख्या है वो 50% रिजर्व है ना, और 15% को 50% मिला हुआ है। तो आरक्षण कौन खा रहा है, और आरक्षण कितनी जगह पर? सिर्फ सरकारी संस्थानों में। सरकारी संस्थान है कितनी कितनी जगह पर? सिर्फ 2%। 98% जगह जहां पे प्राइवेट कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वहां तो कोई आरक्षण नहीं है। अच्छा तो देखो, हम आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण की बात करें तो अभी हमारे समाज के लोग एक पीढ़ी आईएएस लेवल तक पहुंची, वो भी इक्का दुक्का लोग पहुंचे हैं, उससे ज्यादा लोग तो नहीं पहुंच पाए हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो आईएएस बनेंगे कि ऐसे ही आरक्षण के बलबूते पर ही बनना चाहते हो? पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आईएएस बनेंगे, लेकिन फिर आप देखिए शिक्षा का स्तर कहाँ है? सरकारी स्कूलों में 8वीं तक बिना पढ़े पास किया जा रहा भाई, है। आप क्या एक सोचते तो हैं? एक ये भी मानसिकता होती है ना, लोकेश जी, की भैया जो व्यक्ति खूब मेहनत करता है, जो व्यक्ति जनरल में होता है मान लीजिएगा, उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि भैया 2 बच्चे आईएएस बन जाए, इतनी मेहनत अकेले व्यक्ति को करना पड़ती है। हम्म। और इनको इतना आरक्षण मिला हुआ है, आपके लोगों को इतना आरक्षण मिला हुआ है, उसके बाद भी ये आईएएस नहीं बन पा रहा है। तो फिर ये आर्थिक तौर पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये किसका फेल्यूर है? ये सिस्टम का है, सरकार का फेल्यूर है। हम्म। अगर एक जनरल का व्यक्ति इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, हम्म। एक गरीब घर का आदिवासी व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वहां पे वो जो मिड डे होता है वहां पर उसका खाना भी वो स्कूल में खाता कई सारे है जनरल ना, वाले भी खाते है हैं, ना? तो कई सारे आप जनरल जब वाले तक भी खाते हैं। शिक्षा का स्तर एक नहीं करेंगे तब तक हम लोग आरक्षण खत्म करने की और आर्थिक आधार ये पे कौन आरक्षण से की कैसे बोर्ड बात पर करें? लिखा है कि जो जनरल वाला होगा वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है? आपने कहाँ पढ़ लिया है? मेरे नहीं, कई सारे दोस्त हैं जो जनरल वाले हैं और हमारे साथ सरकारी स्कूल में पढ़े हों, पढ़ते हैं, बिल्कुल वो भी पढ़ते हैं, और लेकिन वो भी अच्छी पोस्ट पर पहुंचे हैं। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि 15% को 50% तो अलग से रिजर्वेशन है ना। 50% का रिजर्वेशन नहीं है क्या? ये बताइए आप। 15% जो जनसंख्या है उसको 50% रिजर्वेशन नहीं बोलेंगे? ईडब्ल्यूएस के नाम पे अभी 10% जो रिजर्वेशन मिला है वो नहीं है क्या आरक्षण? ये आरक्षण आरक्षण नहीं है क्या? ईडब्ल्यूएस में भी मिला हुआ है ना। ईडब्ल्यूएस में आपने लिया, हमने मना किया क्या? आप भी वहां पर आइए, ईडब्ल्यूएस से है आपके लिए 10%। जब जिसकी जनसंख्या सिर्फ 3% है वो ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन ले चुका है, और 85% को सिर्फ 49.5% रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन किसको बोलेंगे, आरक्षण किसको बोलेंगे? अब बताइए, ईडब्ल्यूएस में आरक्षण नहीं है क्या? अच्छा, कई सारे आम जनता के बीच में ये बात चलती है, जब हम छोटे थे तब से ये मैं तो सुनते आ रहा हूँ कि भैया होता ये है कि 40 नंबर, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आप आंकड़ों में मुझे मत उलझाना जी। कि भैया 40 हाँ। नंबर वाला व्यक्ति जो है वो डॉक्टर बन जाता है, उसकी काबिलियत के दम पर नहीं बनता, नंबर 40 ले आया इसलिए बन जाएगा। एक व्यक्ति 85 नंबर ला रहा है और उसके बलबूते पर भी उसको डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलती, वो इलाज नहीं कर सकता। 40 नंबर वाला व्यक्ति जो है वो किसी को भी उल्टा सीधा इंजेक्शन ठोक के ऊपर वाले तक पहुंचा देगा। तो क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि जो शिक्षा में आरक्षण मिल रहा है उसका गलत फायदा भी तो, गलत मैसेज भी तो जा रहा है लोगों तक, लोगों की जान भी तो जा रही है कई सारे लोगों की बिल्कुल उसमें? बिल्कुल ऐसा नहीं है 40 नंबर, और ये तो यही तो टोंट मारने की चीजें, नहीं यही तो बार बार। टोंट नहीं, वही मैं आपसे उसका हाँ, जवाब चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर किसी मेडिकल एमबीबीएस में एडमिशन होता है तो नीट की एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ती है। नीट की एग्जाम क्वालिफाई करेगा, उसमें भी रिजर्वेशन है, उसमें कैटेगरी के वाइज से कटअप आता है। उसी कटअप की आप बात कर रहे हैं कि कटअप भाई 40 नंबर या 50 नंबर 60 नंबर की बात कर रहे वही हैं। बात। जब नीट में जब एडमिशन लेता है तो ऐसा तो है नहीं कि नीट में एडमिशन लेने के बाद में सिर्फ वो डॉक्टर बन जाएगा, सीधा इंजेक्शन लगाना शुरू कर देगा, नहीं ना। उसकी 4-5 साल की डिग्री होती है, पूरी डिग्री कंप्लीट करता है, उसमें सेमेस्टर वाइज पूरी एग्जाम होती है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करता है तब जाके डॉक्टर बनता है। और मुझे आप बताइए कि कौन से ऐसे आदिवासी डॉक्टर ने या एससी के डॉक्टर ने, दलित डॉक्टर ने किसी को इंजेक्शन लगा दी हो डॉक्टर ने और वो मृत्यु हो गई उसकी? आप नहीं उदाहरण देखो, बताइए। उदाहरण तो ऐसा है कि ये तो लोगों के बीच में जो चर्चा का विषय रहता है कि भैया एक 40 नंबर वाला व्यक्ति जो है
इंजेक्शन ठोक ठोक के उल्टे सीधे जान ले लेता है लोगों की, और एक 85 नंबर वाला व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये ये लोगों के बीच में चर्चा हाँ चलती है, ये मैं हाँ हाँ मेरी तरफ बिल्कुल। से पर्सनल ये नहीं बोल रहा हूँ। ये लोगों के बीच में इसीलिए चर्चा चलती है क्योंकि वो कभी भी आदिवासी दलित को उस फील्ड पे नहीं देखना चाहते। मैं सीधी सी बात बताऊं कि एक आदिवासी दलित आईएएस बन जाता है, एक आदिवासी दलित डॉक्टर बन जाता है, एक आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति आप आईपीएस बन जाता है, तो वो सहन नहीं होता है लोगों को। इसी बात का उदाहरण आप देखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब चीफ जस्टिस बने गवई जी, आज तक के इतिहास में कभी आपने सुना था कि किसी चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया है? कारण क्या था? उसका कारण सिर्फ इतना था कि वो दलित थे, और जो जूता फेंकने वाले व्यक्ति ने खुद कहा है कि वो दलित थे इसलिए मैंने जूता फेंका। यानी कि जातिगत घृणा जो थी, आज तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद भी जातिगत घृणा का वो शिकार हो रहे थे, जातिगत भेदभाव का अगर शिकार हो रहे थे, तो आपको ये नहीं लगता कि हाँ, अगर भेदभाव है तो अब आरक्षण की व्यवस्था विस्तार पे चलनी चाहिए? ये जो बार बार जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक में, जो पब्लिक डोमेन में जो चलता है कि 85% में, ये 40% में आ जाते हैं, तो आप देखिए गवई साहब तो अगर चीफ जस्टिस बने तो अपने नॉलेज के बलबूते पे बने, फिर उन पर क्यों जूता फेंका गया? तो जातिगत भेदभाव आज इतने बड़े व्यक्ति के साथ हो रहा है, तो गांव की स्थिति आप देखिए। गांव में आज भी कई जगह ऐसी है जहां पर आदिवासियों को, दलितों को दूर से पानी दिया जाता है, दूर से उनको दूसरे कप में, फूटे हुए कप में उनको चाय पिलाई जाती है। ये तक होता है। ये उदाहरण आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेंगे। तो ये जातिगत भेदभाव जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक हम आरक्षण खत्म करने की बात कैसे कर सकते हैं? तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि ये 40% पे आया? ठीक है, शिक्षा के आधार पर भी आप आरक्षण दीजिए, आर्थिक तौर पर भी आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आर्थिक तौर पे आरक्षण में जो व्यक्ति जनरल में है, गरीब आदमी है, पढ़ने के पैसे नहीं है, उस व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए आपके अनुसार? अभी सर मैं आपको बताऊं कि जब एक आईएएस आईपीएस बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, जो उनके बच्चे हैं, वो बच्चे अगर कुछ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं, उनको भी नौकरी नहीं लग रही, उनकी भी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही, तो आप क्या समझते हैं जो गरीब घर का जो बच्चा है, जो सरकारी स्कूल में बिना पढ़े 8वीं पास हो रहा, बिना पढ़े 10वीं पास हो रहा, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जब वो ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट नहीं करेगा, सरकारी संस्थानों में आएगा कैसे? फिर वैकेंट हो जाएगी। ऐसी इसी इसी तहत तो एसटी एससी ओबीसी के 2003 से बैकलॉग पद आज तक रिक्त है, आज तक नहीं भरेगा। 2003 से आज तक एक भी बैकलॉग पदों की भर्ती नहीं हुई। लगभग उस टाइम पे 2003 में 1,10,000 बैकलॉग पद थे। आप सोचिए कि आज से कितने साल हो गए? लगभग 22 साल होने को है। 22 साल में कितने पद और बैकलॉग में रिक्त हो गए होंगे? तो लगभग 3 लाख के आसपास बैकलॉग पदों पे भर्ती अभी तक नहीं हुई। तो वो तो खाली होते जा रहे। वो खाली क्यों रहे? खाली इसीलिए रहे ना कि बच्चे उस लेवल पे उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसका जो लेवल सेट था 40% भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आप क्या समझते हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण करने के बाद गरीब घर का बच्चा नौकरी ले पाएगा? बिल्कुल नहीं ले पाएगा। इसी को तो बताना चाहते हैं। आप जब तक शिक्षा के स्तर को नहीं सुधारेंगे, जब तक एक शिक्षक को, जैसे जिस स्कूल में इंग्लिश मीडियम में स्मार्ट क्लासेस में जो बच्चा जनरल कास्ट का या अपर कास्ट का बच्चा पढ़ रहा है, तो उसी जैसी शिक्षा अगर गरीब बच्चे को मिलेगी, तब जाके हम लोग उस लेवल पे आ पाएंगे। तब हमें खुद ही कह देंगे कि आरक्षण आप रख लो, हम आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। अच्छा लोकेश जी, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, अभी थोड़े दिन पहले जीवन सिंह जी शेरपुर, जो करणी सेना के अध्यक्ष थे, वो बैठे थे, और हमने इसी मुद्दे पर उनसे खुलकर बहस की थी। आप लोगों ने, जब वो सर्व समाज का सम्मेलन था हरदा में, तो जयस ने उसका समर्थन क्यों नहीं किया? क्या जयस सर्व समाज में नहीं आता है? और क्या जयस सर्व समाज को समर्थन करता है या फिर अपने लोगों के लिए काम करता है? जय सर्व समाज के लिए काम करता है, सभी समुदाय के जनरल लिए। भी आता है उसमें? सभी जनरल भी आते हैं हमारे यहाँ पे। एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल के ही भी लोग जयस के साथ हैं और जयस के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जीवन सिंह शेरपुर जी का जो कार्यक्रम था हरदा में, वो कार्यक्रम का हम लोगों ने इसलिए समर्थन नहीं किया, हम पुलिसिया राज के खिलाफ है, उसके लिए हम करणी सेना के साथ में थे और आगे भी रहेंगे। जब जब पुलिसिया राज किसी पर अत्याचार करेगा, लाठीचार्ज करेगा, तो हम उसके खिलाफ है, हम उन पीड़ित लोगों के साथ रहेंगे। लेकिन उन्होंने दो जो मुद्दे रखे, एक तो आर्थिक आधार पर आरक्षण करने की बात उन्होंने कही, जो कि संविधान की मूल भावना के विपरीत था। संवैधानिक अधिकारों का हमारा हनन हो रहा था उसमें, एसटी एससी का, और एसटी एससी एक्ट में संशोधन की बात की। तो आर्थिक आधार पे, अभी मैंने आपको पूर्व में बताया कि आर्थिक आधार पे आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आर्थिक आधार पे आरक्षण पे बात करने भविष्य में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य में हो सकता है, लेकिन जब तक आप, मैंने कहा कि ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये समानता में लाने का कार्यक्रम है, ये एक लाइन पे लाने का कार्यक्रम है। जब तक समानता नहीं आएगी तब तक हम आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात नहीं कर सकते। दूसरा, एसटी एससी एक्ट में संशोधन की उन्होंने बात की। आप कितने, मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में ही 3 करोड़ से आदिवासी रहते हैं, लगभग मोटे तौर पर 2 करोड़ के आसपास दलित समुदाय
समुदाय के लोग रहते हैं, इनके कितने केस हुए हैं अजाक थाने पे। मैं बोल रहा हूँ ST SC के लोग जब अजाक थाने पे जाते हैं FIR करवाने के लिए, तो FIR नहीं लिखी जाती है। आप NCRB की रिपोर्ट निकाल कर देखिए कि ST SC की 15 महिलाओं, ST SC की 10 इसमें मैं महिलाओं आपको को इसमें मैं रेप इसमें होता मैं है हर आपको दिन। एक मिनट टोकूंगा। इसमें होता ये है धरातल पर कि भैया कई सारे ST SC समुदाय के लोग, कई सारे, मैं सभी का नहीं बोल रहा हूँ, हम्म, वो झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की फिराक में रहते हैं, क्योंकि हम्म, एक तो आर्थिक सहायता भी मिलती है गवर्नमेंट से, हम्म, पहली चीज वो। दूसरी चीज ये है कि सामने वाले को झूठा मुकदमा दर्ज करवा के जैसे तैसे एट्रोसिटी एक्ट लगा दो और इसको जेल में डलवा दो। हम्म। पहले तो आ, ये है कि जमानत तक नहीं मिलती है। तो आप इस चीज को मानते हैं कि जो लोग झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जो लोग फालतू में आर्थिक लाभ लेने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं, वो सही है आपकी नजर में क्या? देखिए, अप्पा स्वरूप एक दो केस ऐसे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं है, उसका रेशो निकाल कर देखिए। जब इतने अत्याचार ST SC पर होते हैं, उस कंडीशन में क्या अजाक थाने पे ST SC एक दो केस नहीं होते हैं। एट्रोसिटी में FIR हो रही क्या? जितने एट्रोसिटियां हमारे समाज पे हो रही है, उस आधार पे उतनी संख्या में क्या एट्रोसिटी में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। नहीं तो एट्रोसिटी में आप मुकदमा दर्ज होने के लिए पहले जांच होना चाहिए कि नहीं, पड़ताल होना चाहिए कि नहीं? आप इसका समर्थन करते हो कि नहीं करते? देखिए, पहले जांच होना चाहिए, लेकिन उसके बाद देखिए, कोई भी FIR कराने, मैं हो या आप हो, हम्म। किसी से भी झगड़ा होगा, हम उठ के पहले ही FIR कराने के लिए, एट्रोसिटी FIR करवाने के लिए नहीं जाते। हम लोग तो इतने लोग हैं, उसके बाद एट्रोसिटी होने के बाद भी हमारे लोग इतने समझदार है कि चलो कहाँ, चलो समझ चुका है तो बाद में समझौता कर लेते हैं, समझौता करके उसको केस को खत्म कर देते हैं। ये पहले तो जांच होना है चाहिए ना, कि नहीं? जांच, देखिए जांच तो हर चीज में होना चाहिए, लेकिन अभी क्या वर्तमान में मैं फिर कह रहा हूं कि जितनी एट्रोसिटियां ST SC समुदाय पर हो रही है, क्या उस संख्या के अनुपात में उस एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं? पहले हमको ये भी देखना पड़ेगा। और कोई भी जबरन अजाक थाने पर जाकर FIR नहीं कराता, और फिर भी ये जांच को आप कह रहे हैं जांच होने के बाद ही FIR होती है। मैं कह रहा हूं, मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि एट्रोसिटी एक्ट में अजाक थाने पे FIR नहीं लिखी जाती है। बार बार उसको पीड़ित परिवार को जाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है मेरे साथ ये घटना हुई है, इसके बावजूद भी FIR नहीं लिखी जाती। हम लोगों को प्रेशर करना, फिर हम लोग फोन लगाते हैं, तब जाके FIR लिखी जाती है। तो ये भी तो ये जांच के दायरे में आया ना। इतना जो समय गया, वो देखते हैं कि इनके साथ घटना हुई या नहीं हुई, उसके बाद ये एट्रोसिटी में मुकदमा दर्ज होते हैं। हाँ, पुराने कभी अपस्वरूप कुछ मुकदमे हुए होंगे जिसमें कुछ दुर्भावनावश किसी ने किए होंगे, तो वो गलत बात है। उस बात का तो हम लोग भी हम लोग गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं, ये हमारी हाँ, उसका वही आइडियोलॉजी मैं में है। पूछना चाह बिल्कुल। रहा था कि उसका तो विरोध है ना, जो लोग हाँ, एट्रोसिटी एक्ट का गलत फायदा उठा करके हाँ, फालतू में मुकदमा दर्ज हाँ, करवाते हैं, फाल उसका आप विरोध करते हैं? हाँ, उसका विरोध करते हैं, लेकिन फालतू मुकदमे दर्ज होते ही नहीं है। मैं फिर बताऊं, जिसके साथ एट्रोसिटी हुई उसके मुकदमे दर्ज नहीं होते, फालतू में कौन करवाने जाएगा? मैंने बोला ना कि काफी सारे होते हैं, पहले मध्य पहले हुए, प्रदेश में अभी कई अभी अभी उदाहरण है। अभी नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। आप अभी अजाक थाने पर जाकर देखिए, अजाक थाने पे महीने में कितनी 10-12 केस की रिपोर्ट लिखी जाती है क्या? महीने भर में 10-12 एट्रोसिटियां होती है क्या पूरे जिले में? अजाक थाना जिले में एक जगह होता है। हर जगह पर एट्रोसिटी में एट्रोसिटियां होती है, उन पर अत्याचार होता है, उन पर मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, ये सब चीजें होती है, लेकिन क्या मुकदमे दर्ज हो रहे? नहीं हो रहे। अगर आप उसका रेशियो निकाल के देखें तो पता चलेगा कि जो मुकदमे हैं वो हकीकत के मुकदमे हैं, वास्तव में पीड़ित परिवार मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं। अच्छा लोकेश जी, मेरा एक दो सवाल और है, ज्यादा जी, जी, जी। परेशान नहीं नहीं, करूंगा नहीं, आपको। बिल्कुल पूछिए। अ, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि हर समाज में अलग अलग संगठन बन गए हैं। जी, जी। जैसे जया से आपके समाज में भी कई अनेकों संगठन है, करणी सेना परिवार है तो उसमें भी कई सारी करणी सेना थी। जी। हमने उनसे भी सवाल पूछा था, हम आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो सामाजिक संगठन अलग अलग स्तर पर बन रहे हैं, क्या ये समाज नहीं तोड़ रहे हैं? क्या ये समाज को जो एकजुट होने का काम है उससे नहीं रोक रहे हैं? और क्या अलग अलग संगठन हर समाज के होना उचित है आपकी नजर में? आपकी विचारधारा इस पर क्या बोलती है? ये देखिए कि हर समाज का अपना एक महत्व है। आप भी जानते हैं कि चाहे आदिवासी हो, आदिवासी में भिलबिलाला, बारेला, पटलिया, ऐसा करके कुछ समाज है। ऐसे ही दलित समाज में होते हैं, ऐसे पिछड़ा समाज में भी होते हैं, लोधी होते हैं, कुशवा होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो ये सामाजिक जो संगठन होते हैं, ये समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, ये समाज के एसेट्स होते हैं हमारी हम्म। नज़र। हम्म। मेरे हिसाब से वो समाज के लिए एसेट्स हैं हम्म। कि हर समुदाय के अपने अपने संगठन है, और अपने अपने हक और अधिकारों की बात करते हुए संवैधानिक रूप से वो तो अपने। क्या एक ही बैनर नहीं बन सकता? एक बैनर तले बिल, सब लोग आ जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। और अभी क्योंकि आज राजनीतिक तौर पर भी आप लोग मजबूत होंगे, पहली चीज ये। जी, और दूसरी चीज ये है कि आप लोग फिर नेताओं को भी डरा सकते हो आसानी से कि भैया हमारा इतना वजन है, थोड़ा सोच समझ के हमारे हक में फैसले लेना। तो इस तरीके से आप नेताओं को भी दबाव में ला सकते हो। और दूसरी चीज है, राजनीतिक तौर पर भी आप मजबूत हो सकते हो। बिल्कुल। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक ही बैनर तले एक ही संगठन हो और सभी लोग उसका
समर्थन कर आ रहे हैं। इसी का उदाहरण आपको 18 जनवरी 2026 को भोपाल की धरती पर देखने को मिलेगा, जब एसटी एससी ओबीसी समाज के तमाम जितने भी संगठन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सब एक मंच पर आकर संविधान की रक्षा के लिए बात करेंगे, संविधान की आवाज उठाएंगे, अपने हक अधिकारों की बात करेंगे। हम लोग जब भी आंदोलन करते हैं संविधान के विपरीत जाकर कभी नहीं करते। हम लोग ये देश संविधान से संचालित होता है, हम लोगों ने संविधान को ही सर्वोच्च माना है। कानून कायदे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर हम कलम और कागज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आदिवासी लोग, पहले का आप जमाना देखिए, पहले तीर कमान से लड़ाई लड़ी जाती थी, आज कलम और कागज की लड़ाई लड़ी जाती है, संवैधानिक तौर पर लड़ी जाती है। और जयस इसी का उदाहरण है कि हमारे जितने भी आंदोलन हुए, हमने आज तक कभी किसी की पटरी नहीं उखाड़ी, कभी रेल नहीं रोकी, कभी गाड़ी नहीं फोड़ी, कभी रोड नहीं उखाड़ी। क्यों? ये सभ्यता का परिचय ही है कि आदिवासी समाज के लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, वो सभ्य हो चुके हैं, वो समझने लगे हैं कि देश कानून से चलेगा और कानून के दायरे में रहकर हम लोगों को हमारे हक अधिकारों की बात करना चाहिए। आज भी क्या, आजादी के 29 साल हो गए, 29 सालों में आप देखिए कि जो संविधान है, क्या संविधान पूर्ण रूप से धरातल पर लागू हो चुका? नहीं हुआ। उसमें 5वीं अनुसूची का भी प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें किसी भी ग्राम सभा की परमिशन के बगैर उस अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी लोगों की परमिशन के बगैर कोई फैक्ट्री या कुछ भी स्थापित नहीं होगा। लेकिन सरकार हमें पूछ रही है क्या? नहीं पूछ रही। अभी 4 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में पैसा कानून लागू किया। अब पैसा कानून का भी विजन यही था कि ग्राम सभा को पूर्ण पावर होगा, आपकी जल जंगल जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी और तो जब आपको इतना अधिकार ही नहीं मिल रहा, तो आपके समाज के वोट भारतीय जनता पार्टी में क्यों चले जाते हैं? कभी खोज की इस बात की आपने? जी देखिए, दोनों ही पार्टियों को आदिवासी समाज वोट देता है, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, सबके समय समय पर सरकार बना के उनको देखते आए हैं और वो समझ रहे हैं कि चलो कांग्रेस ने 50 साल तक राज किया तो कांग्रेस ने हमारे लिए कितना काम किया वो देखा समाज ने। फिर बीजेपी को वोट देने लगे, बीजेपी को भी उन्होंने देख लिया कि दोनों ही सरकार, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही ने ही आदिवासियों को भला नहीं किया। सिर्फ भाषणों में कहा जाता है ग्राम सभा का अधिकार होगा, हम आपके लिए पैसा कानून लागू कर रहे हैं। अभी 2-3 पहले कुक्सी में आंदोलन हुआ जहां चूना फैक्ट्री लगाई जा रही है, और चूना फैक्ट्री लगाने के विरोध में उसी गांव के जो लोग हैं सब ग्राम सभाओं ने मना कर दिया है, निरस्त कर दिया, उनका ठहरा प्रस्ताव कह दिया है कि हम यहाँ पर चूना फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। इस बात को सरकार को मानना चाहिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के काफी जजमेंट है, समता जजमेंट है, अलग अलग जजमेंट दिए गए हैं, तो उनमें स्पष्ट कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है। सरकार को अगर वहां से जमीन लेनी है या किसी कंपनी को लेनी है तो आपको वहां की ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी। लेकिन उस बात को अगर सरकार नहीं मान रही तो सरकार का सिस्टम का फेल्यूर है। हम उस सिस्टम को सुधारने के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम लोग तो मध्य प्रदेश में तीसरा संगठन आप लोग अच्छे मजबूती से खड़ा कर सकते हैं इसमें? जी देखिए, हम लोग सब अभी लगे हुए हैं। एसटी एससी ओबीसी समुदाय अब इस बात को समझ चुका है कि हक अधिकारों को अगर पाना है तो सत्ता में भागीदारी चाहिए। यूपी में बिल्कुल, यूपी में समाजवादी पार्टी को आप देखें जी, और भी अन्य जगह पर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी उभर कर आई थी। तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसा तीसरा ऑप्शन आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा तीसरा ऑप्शन, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही हमारे अधिकारों का हनन किया है। वो सत्ता में बैठे तो जरूर है, वो सत्ता में जाने वाले लोग भी हमारे हैं, लेकिन वो वहां जाकर पोपड़ बन के रह जाते हैं, रबर स्टाम्प बनकर रह तो जाते हैं। दूसरे समाज के लोगों को टिकट देंगे कि नहीं देंगे भविष्य में पार्टी बनी तो? देखिए, भविष्य में पार्टी अगर बनी तो पार्टी के जो संविधान होगा, उसकी जो रणनीति होगी, उस पर काम किया जाएगा। वो तो सब लोग मिलकर तय करेंगे, अभी उसकी हम लोग बात नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, संविधान के बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए फिर कह रहा हूँ कि संविधान में जो जो चीजें रखी गई है, समानता की बात कही गई है, तो सबकी बात होगी, सभी वर्गों की बात होगी। ये सिर्फ एसटी एससी ओबीसी की बात करने की बात नहीं है, हम सामान्य वर्ग की भी बात करेंगे, क्योंकि सामान्य वर्ग में भी अच्छे लोग हैं जो संविधान को समझ रहे हैं। संतोष शर्मा जी के बयान को उन्होंने भी अच्छा कहा है। बहुत बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो कह रहे हैं कि संतोष शर्मा जी ने जो कहा, उस मर्म को समझने की जरूरत थी, उस दर्द को समझने की जरूरत थी। तो ये बताता है कि ऐसा नहीं कि ब्राह्मण समुदाय एक तरफ अकेला है, उनके साथ सारे लोग, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण समुदाय के लोग भी हमारे साथ में हैं, तो वो हमारे साथ आकर उसमें काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग सभी वर्गों को साथ में लेकर, तालमेल बिठाकर, संविधान की समानता की बात करते हुए हम उसको भी, जो भी आने वाले समय में जो भी विकल्प होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमें लगता है कि इस विकल्प की बहुत जरूरत है। 29 सालों में दोनों ही पार्टियों ने राज किया, दोनों ही पार्टियां दिल्ली से संचालित होती है। मध्य प्रदेश का अभी तक यहाँ पे हमारा खुद का कोई भी विकल्प नहीं। इसी कारण हमारे जो लोग हैं वोट देने के लिए चाहे कांग्रेस में देते हैं या भाजपा में देते हैं, उनके पास आपको लगता है कि भैया तीसरा ऑप्शन होगा? मतलब बिल्कुल होगा। देखिए, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 2023 के विधानसभा चुनाव में। हम लोगों ने लगभग 17 जगह पर, जो साथी हमारे चुनावी मैदान में जाना चाहते थे, वो साथी वहां पर गए।
उतरे, और उसमें से एक जो है पूरे मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कमलेश्वर डोडियार जो जीत कर आए हैं, वो जेएस के बलबूते पर, क्योंकि जेएस के वहां पर 4 जिला पंचायत सदस्य, 10 जनपद सदस्य, 50 से ज्यादा सरपंच हमारे थे। और अभी तो वही भटक गए ना राह से। हाँ, राह से भटक गए हैं क्योंकि वो अकेले हैं। अब हम्म। अकेले अकेले हैं तो अकेले पे तो दबाव सब बना लेते हैं। आप जानते हैं कि जब झुंड में तो वो शब्द बोलना नहीं चाहिए, झुंड में कोई हाँ। भी घेर लेता है, तो वो चीज उनके साथ हो रही है। लेकिन चलो उदाहरण के तौर पे तो एक है कि हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में वो चीज कर सकते हैं। लोकेश जी, एक आखिरी सवाल है, मेरे दिल का सवाल है। जी मैं जब भी जयस के कार्यकर्ताओं को, आप लोगों को देखता हूँ तो बड़ा अंदर से एनर्जी मिलती है मुझे भी, कि नहीं कोई तो है यार जो अपने हक अधिकार की आवाज उठा रहा है और अपने हक के लिए इस लोकतांत्रिक देश में लड़ रहा है। मेरा ये दिल का सवाल था, ये जो पीली साफी आप लोग पहनते हैं, इसका क्या मतलब है? ये जो पीली साफी ही क्यों चुनी? कोई दूसरा कलर क्यों नहीं हो सकता था इसका? ये मेरा मतलब हाँ दिल हाँ, का बिल्कुल, नहीं सवाल नहीं, है। बिल्कुल। आपके संगठन के कार्यकर्ता ये पीली साफी क्यों पहन के रखते हैं? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये हम लोग भी बताना चाहते हैं सभी को कि हम लोग एक तो जोहार शब्द का उपयोग करते हैं, हाँ। जोहार। तो जोहार का मतलब होता है कि सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। हम्म। उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले, पत्थर, पहाड़ और मानव, तमाम जो जिसको संरक्षित करके ये प्रकृति चल रही है, उस प्रकृति के हम जय को हम लोग जोहार कहते हैं। दूसरा चीज, ये जो पीला कलर है, आपको बता दो, पीला कलर जो है उदय का कलर है। जब हम धरती में बीज को अंकुरित करते हैं, आप देखिए कोई भी बीज हो, जब धरती से बीज अंकुरित होकर बाहर निकलता है, उसका जो पहला जो तना होता है वो पीले कलर का होता है। बिल्कुल। जब सूरज का जब उदय होता है, तो वह भी शुरुआत में जब उदय होता है तो पीला कलर का ही होता है। दूसरा, जब माँ की कोख से एक बच्चा जन्म लेता है, तो उसका जो शुरुआती कलर होता है, जो पानी होता है, वो पीले कलर का ही होता है। यानी कि उदय का प्रतीक है, ये गोंडवाना लेन का प्रतीक है। हमारा जो गोंडवाना लेन, जिसको उत्तरी अमेरिका से लेकर तमाम जो बड़ा एक पठार था, उस पठार के नाम से जाना जाता है, और उसी का कलर जो है ये उदय का कलर है, इसलिए हम लोग इसको गले में धारण करके रखते हैं। और जयस भी आदिवासियों में कहें या मानव सभ्यता में कहें, एक उदय की क्रांति का प्रतीक है। इसीलिए हम लोगों ने पीला कलर ही चुना, और पीले कलर को हम लोग धारण करके रखते हैं। क्या बात और हम लोगों ने इस जेएस के साथ में, जेएस का पूरा नाम भी जय आदिवासी युवा शक्ति है, इसका शॉर्ट फॉर्म जेएस है। है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी युवा शक्ति है तो सिर्फ आदिवासी समाज के लोग इसमें जुड़े हैं। हाँ, बेशक आदिवासी समाज के लोग ज्यादा हैं, हम्म। लेकिन इसमें दलित, पिछड़ा, सामान्य वर्ग के लोग भी इसमें शामिल है, क्योंकि विचारधारा हमारी संविधान के प्रति है, विचारधारा हमारे देश के राष्ट्र के प्रति है। इसलिए इस हम जेएस की विचारधारा के साथ लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोगों ने इसी के साथ में एक जेएस छात्र संगठन का भी निर्माण किया। छात्रों की समस्या बहुत आ रही थी, छात्रों के लिए भी हम लोग हित के लिए काम करना चाहते थे, जय छात्र संगठन हम लोगों ने बनाया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 11 नवंबर 2025 को जय छात्र संगठन ने एक आंदोलन किया स्कॉलरशिप को लेकर। बच्चों की स्कॉलरशिप 2022 से 22, 23, 24, 25 3 साल की अटकी हुई थी, जो एसटीएससी और ओबीसी तीनों समुदाय को नहीं मिल रही थी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि स्कॉलर बेस पे ही बच्चा इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए आता है। तो 11 तारीख को आंदोलन हुआ, और लगभग 22 से 23 नवंबर को 10 से 11 दिन में मध्य प्रदेश सरकार को जेएस के आंदोलन और जेएस छात्र संगठन के आंदोलन के कारण मजबूर होना पड़ा, और लगभग 350 करोड़ रुपए छात्रों के खाते में आए। तो ये उपलब्धियां हैं हमारी। हमारी उपलब्धियों में अगर मैं बताऊं, तो आप देखिए कि आज से 15 साल पहले किसी भी पार्टी का नेता, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, बिरसा मुंडा जी को याद नहीं करते थे, टंट्या भील को याद नहीं करते थे। हाँ, एक इससे जुड़ा हुआ सवाल कि ये आजकल नया ट्रेंड चला है कि भैया भारतीय जनता पार्टी के लोग हुए या अन्य लोग हुए, वो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर पहुंचने लगे हैं, वो बिरसा मुंडा की जयंती पर पोस्ट करने लगे हैं, जी वो जितने भी दलित वर्ग से आए हुए महापुरुष हैं उनको याद करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जैसे संगठनों की वजह से वो है। बिल्कुल आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, इस बात को हम लोग, हम्म। ये हमारा ही अचीवमेंट है कि हम हम्म। लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया, चाहे कांग्रेस हो भाजपा, किसी भी दल को। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, 15 साल पहले कोई भी इन महापुरुषों को याद नहीं करते थे, हम्म। जबकि देश की आजादी में सभी महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, चाहे भगत सिंह जी हो, चंद्रशेखर आजाद जी हो, बाबा साहब, महात्मा गांधी जी हो, सबने अपना अपना योगदान दिया। लेकिन आदिवासी क्रांतिकारी को क्यों याद नहीं करते थे? सही है। आदिवासी क्रांतिकारी विलुप्त तो हो रहे थे, वो इतिहास में भी उपेक्षा का शिकार हुए, वो चोरों डाकू कहे गए। लेकिन जब से जयस बना, जयस ने टंट्या भील को याद किया। हम्म। आज देखिए कि इंदौर का जो मशहूर चौराहा भरकुआ हुआ करता था, वहाँ टंट्या टंट्या भील, मामा के नाम से हो टंट्या करता था। क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील के नाम से जाना जाता है। आईएसबीटी जो कॉमेडी में बना हुआ है, उसका नाम भी क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील
किया गया। तो और ये बिरसा जो मुंडा जी का, सत्ताधारी पार्टियां हैं ये अपना वोट बैंक बचाने के लिए तो नहीं कर रही है सब? हाँ, ये वो वोट बैंक के लिए कर रही है। ये उनको पता चल चुका है कि अब आदिवासी लोग समझदार हो चुके हैं, वो अपने महापुरुषों को खोद खोद कर निकाल कर बाहर ला रहे हैं और बता रहे हैं। अब बिरसा मुंडा जी की जयंती पर भी सरकार को हमने मजबूर कर दिया कि वो उस दिन अपना दिन मनाए, तो उन्होंने सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के नाम पे बिरसा मुंडा जयंती मनाना शुरू की। हम लोग कहते हैं जनजाति के बजाय इसको आदिवासी गौरव दिवस कीजिए, क्योंकि आदिवासी शब्द हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। सबके अपने अपने नाम होते हैं। ब्राह्मण समुदाय अपने नाम पर गर्व करता है, कुशवा, ओबीसी, लोधी अपने नामों पर गर्व करता है, तो हम भी हमारे नाम पर गर्व करते हैं। तो आदिवासी कहा जाए, ये हम लोग चाहते हैं और ये मजबूर किया है। ये सरकारें अगर चाहती तो आजादी के बाद जब से सरकारों का निर्माण हुआ 1951-52 से, तब से भी नाम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने चोर डाकू से आगे इनको संज्ञा नहीं दी। लेकिन जयस ने वो बताया कि ये इन्होंने आजादी के समय कितना योगदान दिया। भीमा नायक को हम लोग आगे लेकर आए, हम खाजा नायक को आगे लेकर आए, हम रघुनाथ शाह और अपना रानी दुर्गावती जी जो गोंडवाना की रानी थी, ऐसे कई महान क्रांतिकारियों को हम खोद खोद कर अभी ला रहे हैं। अभी देखिए आप अलीराजपुर में छितू किराड़ जी, पहली बार उनकी मूर्ति लगी, उनका स्टेचू लगा है, तो वो जयस के कारण हो पाया है, जयस की विचारधारा के कारण हो पाया है। तो हम लोग उसी संवैधानिक दायरे में हमारे महापुरुषों को याद करवा रहे हैं, हम हमारे अधिकारों को भी याद करवा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि 5वीं अनुसूची हमारे पास है, अनुच्छेद 13(3) के तहत जो ग्राम सभा है, जिसको पूर्ण रूप से विधि का बल प्राप्त है, उसमें कही गई बात, उसमें जो निर्णय होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी टाल नहीं सकती। इतना बड़ा पावर है, उस पावर को हम लोग लोगों तक बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अरावली का आपने देखी, अरावली सभी जगह मतलब अपने आप लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी जगह हम बिल्कुल मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मानवता हम एक आप कह रहे हैं ना कि एक जयस को आदिवासी के नाम पर नोटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, ऐसा नहीं है। हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अरावली बचाने के लिए हम सड़कों पर निकले, तो अरावली बचेगी तो क्या सिर्फ आदिवासी का भला होगा? ये पूरे मानव समाज का कल्याण पूरे होगा मानव उसमें, समाज का, बिल्कुल जीव सही जंतु, बात पेड़ है। पौधे, सबका भला होगा। तो ऐसे हम जल जंगल जमीन बचाने की बात करें, आज बांध बनाने के नाम पर आप नदियों को काट रहे हैं, रोक रहे हैं। आज सरदार सरोवर बांध बना, आपकी जानकारी को बता दूं कि सरदार सरोवर जब बांध बना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जब बना, तो उससे पहले जो बांध बना गया है, इंदिरा सागर बांध, तो उसमें 192 गांव उजाड़े गए। और आपको आदिवासी समुदाय जो मिलेगा नदियों के आसपास ही मिलेगा, जहां जहां पानी है वहां वहां आदिवासी निवास करता है। अब वो बैक वाटर जो मध्य प्रदेश तक आया है, कितने गांव उजड़ गए? लगभग 2.5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं वहां से। उसमें से 50,000 लोग तो कहाँ गए ये पता भी नहीं है। तो नहीं, इन मुद्दों पर और भी लंबी चर्चा हम कभी बैठेंगे तो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। बाकी आप 18 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन आपका सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। जी और आपने हर सवाल के जवाब बेबाकी से दिए, ये मुझे अच्छा लगा। बाकी हमारी पूरी टीम जो है वो आपके आंदोलन को प्राथमिकता से कवर करने की कोशिश करेंगे और आएंगे, बिल्कुल आपसे वादा है। जी बाकी ये लोकेश जी थे और काफी युवा चेहरा है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है भाई मेरे, आज का जमाना ऐसा ही है। और जो लोग सरकार से भिड़ते हैं, लड़ते हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, और क्रांतिकारी जो एक सोच होती है उस सोच के साथ बढ़ते हैं, ऐसे लोगों से बड़ा प्रेम और बड़ी मोहब्बत होती है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि सारे सवाल पूछे गए होंगे, कुछ रह भी गए होंगे तो आप बता दीजिएगा, तो हम अगली बार बैठेंगे तो जरूर पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।